नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPS अकेडमी में। और ज्योग्राफी की एक बार फिर से क्लास देकर मैं आप सभी के सामने वीडियो के माध्यम से उपस्थित हूँ। तो आज का जो हमारा पहला चैप्टर है, तो विश्व के प्रमुख बांधों से जो रिलेटेड अभी तक क्वेश्चन बने हैं, तो हम लोग आज सबसे पहले बांधों से स्टार्ट करके आगे तक जाएंगे। आज छोटे छोटे चैप्टर हैं कई, जिनमें से 3-4 क्वेश्चन किसी चैप्टर में पूछे गए हैं, तो वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो प्रमुख बांधों में आज सबसे पहले देखते हैं कि पराना नदी पर जो बांध है उसकी चर्चा हुई है कि पराना नदी पर निर्मित जो है इतेपू बांध। तो यहाँ पे आपको पता लग गया है कि इतेपू बांध किस नदी पर है, पराना नदी पर। विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है, यह संयुक्त परियोजना है। तो ये जो पराना बांध है, ये ब्राज़ील और पराग्वे की संयुक्त परियोजना है कि दोनों देशों ने मिलकर इस पर काम किया और इसका लाभ भी दोनों लोगों को मिलता है। विश्व का सबसे लंबा सेतु समुद्र सेतु, यानी कि समुद्र के ऊपर जो सेतु पुल जो बनाया गया है वो कहाँ पर बनाया गया? ये गुआंगडोंग प्रांत के झुआई में बनाया गया। ये देखिए करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा गया था जब चाइना ने बनाया था जियाओजू खाड़ी पर, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला जो हमारा आता है बांध, वो आता है जो है हूबर बांध। ये किस नदी पर है? ये कोलोराडो नदी पर है। पंचेत हिल जो बांध है आपका दामोदर नदी पर। असवान बांध आपका नील नदी पर है। और करीबा बांध आपका है जाम्बेजी नदी पर। अगला है कि असवान उच्च बांध स्थित है कहाँ पर? मिस्र में। चीन ने जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध का निर्माण करना प्रारंभ किया था। तो वो कहाँ पर? जांगमाऊ में जो है एक बांध का निर्माण करना स्टार्ट किया था। ग्रैंड कुली किस नदी पर है? यह है आपका कोलंबिया नदी पर। नुरेक है आपका वक्ष नदी पर। और काबोरा बासा जिसको बोला जाता है, यह है आपका जाम्बेज नदी पर। प्रवाल भित्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं हमारी जैव विविधता के लिए, तो इससे क्वेश्चन जो बने देख लेते हैं कि कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः पाई जाती है कहाँ पर? देखिए जो हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा है, इसके मध्य में जो है तटीय क्षेत्रों में ये पाई जाती है। कर्क रेखा यानी कि हमारा आप उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश के मध्य में ही ये कोरल रीफ पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया के निकट जो है एक प्रवाल भित्ति है। तो ऑस्ट्रेलिया को जो आप मैप देखेंगे तो उत्तर पूर्व में आपको मिलेगी ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये क्या है? कोरल रीफ की जो है एक बैरियर टाइप का बना हुआ है। तो सबसे बड़ी जो है यही है, इसीलिए इसको बोला जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है कहाँ पर? यह आपके प्रशांत महासागर में। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है कहाँ पर? क्वींसलैंड। ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड है उसके तट के समीप पर स्थित है। आगे इन्फॉर्मेशन वाला, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व की सर्वाधिक जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो उष्णकटिबंधीय सागरीय जलों में मिलती हैं। तो उष्णकटिबंधीय यहाँ पे यानी कि आप देखेंगे कि थोड़ा सा गर्म इलाका इनको चाहिए होता है। जो 23.5 डिग्री आप ऊपर उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के मध्य में क्या है, थोड़ा सा जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा हाई होता है। उसके आप जैसे ही 23.5 से ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर आपका डाउन होता जाएगा। तो इसको जो है उष्णकटिबंधीय सागरों में मिलती हैं, क्योंकि इनको हल्का सा टेम्परेचर चाहिए होता है गर्म सा। विश्व की जो 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ, जो 1/3 अगर आप प्रवाल भित्तियों को देखेंगे तो वो आपको मिल जाएंगी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में ही मिल जाएंगी। 1/3 जो है आपको इन्हीं 3 कंट्रियों के आसपास मिल जाएंगी। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा जो है प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जीव जंतु संघों का परपोषण करती हैं। तो जो आप लोगों ने देखा होगा मैप में या वीडियो वगैरह में, प्रवाल भित्ति जो होती है तो वहाँ पर उसका जो नज़ारा होता है, उसकी जो सीन होती है, काफ़ी बहुत ही देखने में दुर्लभ होता है एक तरीके से। तो वहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी मछलियाँ, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु, तो उनका आवास स्थल होता है। तो बहुत से जो है जीव जंतुओं का जो है वहाँ पर आवास देती हैं ये प्रवाल भित्तियाँ। अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में है? तो ये आपका पड़ता है भारतीय हिंद महासागर में। अब वायुमंडल से रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है। तो अगर आप पृथ्वी के नज़दीक में देखेंगे तो हमारा जो धरातल है उससे अगर ऊंचाई से अगर न्यूनतम ऊंचाई में देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मिलेगी। बाकी सब आपको मिलेंगी वो थोड़ा सा ऊपर मिलेंगी, लेकिन अब स्थल मंडल के करीब देखेंगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मुख्यतः ज़्यादा मिलेगी। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत किसका है? तो आपका नाइट्रोजन गैस का है वायुमंडल में। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन एवं नियॉन में से कौन सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस है? देखिए नाइट्रोजन गैस जो है इसको स्थायी गैस बोला जाएगा, ये घटती बढ़ती नहीं है। जितनी है अभी 78% के लगभग है, तो इसका यही अभी औसत बना हुआ है। पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल विभिन्न स्तरों पर सही अनुक्रम देख लेते हैं।
तो सबसे पहले अगर हम धरातल से थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो आपका मिलेगा क्षोभ मंडल। ये आपका लगभग मिलता है 8 से लेकर 18 किलोमीटर। अगर हम धरती से ऊपर जाएंगे तो आपका मिलेगा क्षोभ मंडल। उसके बाद में स्थिति आती है आपकी समताप मंडल। ये 18 से आपको 50 किलोमीटर के जो है दायरे में आपको मिलता है समताप मंडल। उसके बाद में मध्य मंडल आता है, तो ये 50 से 80 किलोमीटर के जो है बीच में होता है। और आयन मंडल ये जो है लास्ट में होता है। ये 80 के ऊपर आप चले जाएंगे तो आपको यही मिलता चला जाएगा, लगभग 300 लगभग आपको मिलता चला जाएगा। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में बहिर्मंडल आता है, तो वो फिर तो लास्ट हो जाता है हमारा वायुमंडल का। अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं तो वो कौन सी, देखिए जो हमारा जो भी मौसम संबंधी जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो आपकी होती हैं क्षोभ मंडल में। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक यही होता है क्षोभ मंडल। समताप मंडल को जेट विमान उड़ानों के लिए आदर्श माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि क्या होता है समताप मंडल जो हमारी लेयर होती है इसमें जो है मौसम की कोई घटनाएं नहीं होती, ना वहाँ पर आपको बारिश बादल ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता। तो जब हमारे जो जेट वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर उनको सामने एकदम मौसम स्वच्छ मिलता है और एक जैसा ही मिलता है। सूरज से निकलने वाली जो विनाशकारी रेडियन से जीवन सुरक्षा करता है, तो जो हमारी ओजोन लेयर है ये जो है सुरक्षा करती है सोलर रेडिएशन से। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या होता है, तो ओजोन परत क्या करती है, भूतल पर जो परावैंगनी अल्ट्रावायलेट जो विकिरण आता है सोलर रेडिएशन उसको रोकने का कार्य करता है समताप मंडल में ओजोन की लेयर। ओजोन परत अवस्थित कहाँ है, पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊपर वही है समताप मंडल में स्थित होती है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी क्या होता है, तो जो हमारा आयन मंडल आयनोस्फीयर होता है ये जो है रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी होता है। इसीलिए हमारा जो एंटीना जो हम लोग टीवी वगैरह चलाते हैं तो इसी परत से ही हमारे सिग्नल वापस आते हैं। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल जिम्मेदार परत है, तो कौन सी है, वो है आपकी आयन मंडल। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को परावर्तित, वही अभी हम लोगों ने देखा था, बात करी थी कि जो हमारे सिग्नल वगैरह होते हैं तो वो आयन मंडल के द्वारा ही वापस आते हैं। संचार उपग्रह वायुमंडल में अवस्थित किए जाते हैं, कहाँ पर, बहिर्मंडल में। क्षोभ मंडल जो होती है वो वहाँ पर क्या होता है, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। ये दोनों ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। एक देखिए आपकी क्षोभ मंडल, एक आपकी क्षोभ मंडल हो गई, एक समताप मंडल हो गई। और उसके बाद में आपका अगर आप लोग देखेंगे तो आयन मंडल आपकी जो है वहाँ से आपके जो है संचार जो आपका होता है टेलीविज़न वगैरह, तो वहाँ से परावर्तित होकर किरणें वापस आती हैं और बहिर्मंडल में हमारे उपग्रह जो है छोड़े अवस्थित होते हैं। चलिए सूर्य ताप से संबंधित क्वेश्चन आए उनको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले कथन दिया हुआ है कि वायुमंडल अधिकांश जो ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। क्यों प्राप्त करता है, देखिए जब कथन कारण वाला आ जाए तो आप जो है रीज़न अगर लगाना तो जैसे ही पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसके बाद में आपको दिमाग में आना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका कारण क्या है, पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगें जो होती हैं पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणित हो जाती हैं, तो इसलिए ये जो है घटना होती है। तो आपके दोनों ही कथन और यहाँ पर व्याख्या भी सही हो रही है। सामान्यतः जो है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है। क्यों घटोतरी होती है, जैसे ही आप धरातल से आप ऊपर जाएंगे, जैसे कि क्षोभ मंडल में जाएंगे, फिर जो है आपका समताप मंडल, उसके बाद में आप मध्य मंडल में जाएंगे, तो वहाँ पर क्या है आपका टेम्परेचर गिरता हुआ जाता है। क्यों गिरता जाता है, क्योंकि ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता का अभाव होता है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी का अभाव होता है और ऊपरी वायुमंडल में हवा जो है कम घनी होती है, तो इस चक्कर में वहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता चला जाता है। सबसे अधिक सूर्य ताप को परावर्तित करती है तो कौन, देखिए जो हमारे सूर्य से जो हमारी रोशनी आती है, आप मान लीजिए आपका किरण आती है, जो किरण आती है तो उसको रिफ्लेक्ट क्या चीज़ सबसे ज़्यादा करती है, देखो जो हमारे यहाँ पर ग्लेशियर होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा नवपात जो हिम आच्छादित भूमि को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लेशियर बोलते हैं। तो ग्लेशियर क्या करते हैं कि जो सूर्य की जो किरण होती है उसको वापस जो है परावर्तित कर देते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आपका ग्लेशियर हो जाएगा। बर्फ़, कहीं पर आपको बर्फ़ भी आ जाए, आइस वगैरह जब भी आपको ऑप्शन में दिख जाए तो आप वही टिक करिएगा। सही कथन देख लेते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में जो है उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है। तो क्यों होता है, तो तापमान का वार्षिक परिसर, वही बात है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बस एवरेज का है कि दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में जो है उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, टेम्परेचर वार्षिक परिसर अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें आपका स्थलमंडल ज़्यादा मिलता है और दक्षिण गोलार्ध जो होता है वहाँ पर आपका स्थलमंडल
यानी कि जो लैंड होती है वो कम मिलती है उत्तरी जो है गोलार्ध की अपेक्षा। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो जो सबसे उच्चतम टेम्परेचर कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है सबसे ज़्यादा आपको टेम्परेचर मिलता है। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि विकिरण के कारण जो है वो ज़्यादा ही ठंडी होती है। चलिए चक्रवात से हम लोग रिलेटेड देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इन्फॉर्मेशन है कि जेट प्रवाह जो होती है, जेट प्रवाह दोनों गोलार्धों में होते हुए केवल कुछ चक्रवाती केंद्र में बाताक्षी उत्पन्न करते हैं। देखो तो जो जेट प्रवाह होती है वो हमारे दोनों गोलार्धों में होती है, ये बात आप थोड़ा सा इस पर गौर करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कथन आपका दिया हुआ है कि पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर आभ्यंतर कुंडलित होती है। क्यों होती है? क्योंकि हवा जो है वो चक्रवात के केंद्रों में अवरोहित होती है। देखिए चक्रवात जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो अभी तो मैं आपको वहाँ अगर डिटेल बताने लगा तो पूरा वीडियो चक्रवात में ही निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक रिवीजन वीडियो के हिसाब से ही मैं बताता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन मुझे लगता है कि जल्दी से एक्सप्लेन हो जाएगा तो मैं उसको कर देता हूँ। अगर जैसे चक्रवात है इसको आपको पूरा मैं समझाऊंगा तो कम से कम 30 मिनट तो यही ले लेगा, तो आपके और क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इस चक्कर में मैं जो शॉर्ट में अगर एक्सप्लेन हो सकता है मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए, अदरवाइज़ मैं छोड़ देता हूँ। क्योंकि अगर आप ये वीडियो आप लोग जो है रिवीजन के तौर पे ले रहे होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो समय आने पर जो है हमारे प्लेटफॉर्म पर ही आपकी तैयारी करवाई जाएगी उसकी भी। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कहाँ पर? टॉर्नेडो कहाँ पर उठते हैं? तो ये आपके उठते हैं कैरेबियन सागर में। संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो एली कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये मिसिसिपी जो मैदान है उसको कहा जाता है टॉर्नेडो एली। सामान्य रूप से टॉर्नेडो संबद्ध है कहाँ से? यूएसए से संबद्ध है। टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में क्या लाए? देखिए फुजीटा जो स्केल होती है ये टॉर्नेडो के मापन में काम आती है। तो हम लोगों ने देख लिया। अच्छा ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि अभी देखो आगे है ही, चलिए फिर बात वहीं पे कर लेंगे। टाइफून नामक चक्रवात कहाँ पर आता है? तो चीन सागर में। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? चीन सागर। देखिए मैचिंग का क्वेश्चन है, यही इसी की मैं बात कर रहा। तो मैचिंग में यहाँ पे है कि जो देखिए जो अभी हम लोगों ने टाइफून और जो आपका बात करी थी अमेरिका का जो टॉर्नेडो है इसकी बात की थी, तो इनके भिन्न भिन्न नाम हो जाते हैं भिन्न भिन्न कंट्रियों में। इसी तरीके से जैसे ऑस्ट्रेलिया में इसको बोला जाता है बिली बिली, चीन में बोला जाता है टाइफून, और भारत में अगर इसी चीज़ को बोला जाता है चक्रवात, और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको बोलते हैं हरिकेन। तो विभिन्न नाम है चक्रवातों के, तो कंट्री वाइज सब लोग अपने अपने हिसाब से रख लेते हैं। तो बिली बिली कहाँ पर आता है? तो ये उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करंट अफेयर का देखिए क्वेश्चन था, ये चक्रवात आए थे ये तूफान, तो ये पूछा गया था कौन सा किस देश में आया था। तो वैसे ये क्वेश्चन अब आपके लिए रिलेवेंट रह नहीं गया क्योंकि ये नाम तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए क्योंकि ये जो चक्रवातों के नाम होते हैं ना, ये जैसे ही दूसरा चक्रवात आएगा तो चेंज हो जाएंगे, तो फिर उतने रिलेवेंट रहे नहीं याद। लेकिन फिर भी देख लीजिए डोरियन आया था आपका बहामास में, हेजीबीस आया था जापान में, लेकिमा आया था चीन में, मिटा गया था जेचू दक्षिण कोरिया में। बागियो चक्रवात कहाँ से आया था? ये फिलीपींस से आया था। इसको आप याद रखिए क्योंकि बागियो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, कहाँ पर आया था? फिलीपींस में। हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए उपयोग किया जाता है किसको? साफिर सिम्पसन मापक जो होता है इसको हरिकेन्स के द्वारा जो क्षति होती है उसके मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट किसका सूचक होता है? तो देखिए जो बैरोमीटर होता है उसका जो पारा होता है उसमें भरा हुआ वो एकदम से अचानक गिर जाए तो आप उससे अंदाजा लगाया जाता है कि हाँ अब तूफान आने वाला है। नरगिस चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र म्यांमार में आया था। जब क्वेश्चन पूछा गया था तो चक्रवात आया था नरगिस कहाँ पर? म्यांमार में। तो ये रिलेवेंट नहीं रहेगा। देखिए जो क्वेश्चन नहीं रिलेवेंट होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो नरगिस अब जब नया आएगा अभी तो आपका नाम चेंज हो चुका होगा। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में से दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। क्यों उत्पन्न नहीं होता? क्योंकि इसका कारण है समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं, तो निम्न ताप होते हैं यानी कि उतनी ऊष्मा उनको नहीं मिल पाती। आर्द्रता से क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबद्ध है। तो
चलिए इस पे थोड़ा आगे बात करें। इसका रीज़न क्या होता है कि नमी को जो है जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबद्ध होती है, तो इसलिए जो है वायुमंडल में नमी की मात्रा जो है अक्षांश से संबद्ध होती है। देखिए जो हमारे अक्षांश होते हैं, तो आप अगर आप 0 डिग्री पे आएंगे तो सबसे ज़्यादा नमी आपको वहीं पे मिलेगी। आप जितना बढ़ते चले जाएंगे तो आपकी उतनी ही नमी में गिरावट आती चली जाएगी। तो जैसे कि आप 0 से लेके 20-30 जाएंगे तो आपको नमी की मात्रा कम होती चली जाएगी। और अगर आप पोल पे, नॉर्थ और साउथ पोल पे यानी कि ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर नमी की मात्रा जो है बहुत ही कम आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। ग्रीष्म काल में जो है आर्द्र ऊष्मा ह्यूमिड हीट का अनुभव होता है। जब मौसम कैसा होता है, जब मौसम उमस वाला होता है, तब हम लोगों को हीट, जो ह्यूमिड हीट होती है, तो उसका जो है एक्सपीरियंस होता है। आर्द्रता परिणाम है कि इसका हवा में नमी की उपस्थिति होती है, तो उसका परिणाम क्या होता है, आर्द्रता। चलिए अब हम लोग वायु दाब से रिलेटेड देख लेते हैं कि यहाँ पे कथन दिया हुआ है कि दोनों गोलार्धों के 60 से अगर 65 डिग्री अक्षांशों में जो है उच्च दाब की बजाय निम्न दाब की पट्टिकाएं होती हैं। तो आप जो 60 से 65 डिग्री चाहे आप साउथ में जाएंगे या फिर नॉर्थ में जाएंगे, तो अब उनमें क्या होता है, निम्न दाब, वहाँ पर जो है हाँ लो प्रेशर होता है, तो उसकी पट्टियाँ होती हैं। तो इसका रीज़न क्या यहाँ पे दिया है कि निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं। तो ये तो गलत दिया हुआ है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, भूमि पर भी हो सकते हैं। जब आप ऊपर नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पर भूमि पर हो सकते हैं, लेकिन जब आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा लैंड एरिया कम है, तो इस चक्कर में यहाँ पे ये आपका रीज़न गलत है। चलिए सत्य कथन, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई। सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश पर, चाहे देखिए आप उत्तरी अक्षांश पर हो चाहे दक्षिणी अक्षांश पर, दक्षिणी गोलार्ध में भी इसको बोल सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध में भी बोल सकते हैं। तो 30 से 35 डिग्री के बीच में जो है विद्यमान दो कटिबंधों में प्रत्येक अश्व हॉर्स अक्षांश जो है कहलाता है। तो जो आपका 30 से 35 डिग्री जो होता है अक्षांश, इसको हॉर्स अक्षांश भी कहा जाता है। वायु दाब सबसे कम होता है कहाँ पर, ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम जो है वायु दाब होता है। चलिए बादल से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं कि वह बादल जो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, तो कौन सा होता है, ये होता है आपका वर्षा स्तरीय। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल कौन से होते हैं, जो सबसे ऊंचाई पे आपको मिलेंगे वो होते हैं आपके पश्चात स्तरीय बादल। मेघ गर्जन के कारण है, तो बादल जो गरजता है उसका क्या रीज़न होता है, तो आपका संघनन उसमें आता है, उच्च ताप आता है, आर्द्रता और ऊर्ध्वाधर हवा, ये सब मिलके जो है मेघों की गर्जना के जो है परिणाम होते हैं। इनके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मेघ गर्जन होता है। बादल परिणाम है, बादल किसका परिणाम है, संघनन का। छोटे छोटे जो जलों की बूंदी है वो मिलते रहते हैं, तो जो आपकी जो जलवाष्प होती है तो उसके मिलन के बाद में क्या बनता है, आपके बादल बन जाते हैं। किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पश्चात मेघ विरलन तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के लिए उपयोग का सुझाव देते हैं। तो ये आपके लिए किसके लिए सुझाव देते हैं, भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए ये सुझाव दिया जाता है। मेघाच्छादित यानी कि बादलों से भरी हुई रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती, क्योंकि पृथ्वी के विकिरण को बादल जो है वापस परावर्तित कर देते हैं। होता क्या है, देखिए जब हमारा दिन में जो सूर्य होता है तो उससे हीट जो आती है तो ऑब्जर्व कर लेती है, उसकी हीट जो है हमारी जो लैंड होती है वो ऑब्जर्व कर ले, वो जो है उसको पकड़ लेती है, आप कहेंगे वो थोड़ा सा सोख लेती है हीट को, इस तरीके से आप समझें। और उसके बाद में क्या होता है, जब रात में जब सूर्य नहीं रहता तो वही हीट जो है वापस जो है परिवर्तित होने लगती है। लेकिन क्या होता है कि जब बादल होते हैं तो वो जो है वायुमंडल से बाहर वो हीट नहीं जा पाती, इसलिए क्या है मौसम थोड़ा सा गर्म हो जाता है और इस चक्कर में ओस की बूंद भी नहीं बनती है। चलिए हवाओं वाला चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जो पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा जो है दक्षिणी गोलार्ध में पवन का प्रतिरूप वामावर्त होता है। क्यों होता है, क्योंकि उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण जो है कोरियालिस प्रभाव से होता है। तो आपके दोनों ही स्टेटमेंट और आपका रीज़न भी आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। हवा के जो पैटर्न्स होते हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के दिशा के दक्षिणावर्त एवं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में वामावर्त होते हैं। तो आपका ये जो है गलत दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे उल्टा दे रखा है। अच्छा, कारण
कारण जो दिया हुआ है उसको देख लेते हैं कि उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में हवा के पैटर्न जो है कोरियालिस प्रभाव से निश्चित होते हैं। तो बिल्कुल जो कोरियालिस प्रभाव होता है वो इसको पैटर्न को प्रभावित करता है। अगला देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में जो है दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त और तथा स्थायी होती है। क्यों स्थायी होती है? उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में स्थायी होती है। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड जो है लैंड आपकी कम मिलती है। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा, देखिए ये क्या है, ये जो पश्चिमी जो वेस्टर्न जो आपकी जो वायु होती है, पश्चिमी पवनें होती हैं दक्षिणी गोलार्ध में जो आपकी होती हैं, तो इनको बोला जाता है, इनको विभिन्न विभिन्न नामों से बोला जाता है। तूफानी चालीसा, रोरिंग फोर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती हैं और इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध जो होता है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं और मेघाच्छादन आकाश यानी बादलों से घिरा हुआ आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके लिए सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं। तो ये बात तूफानी चालीसा के बारे में कही जाती है। लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती हैं कहाँ पर? ये आपकी दक्षिणी हिंद महासागर में प्रवाहित होती हैं। वह सशक्त समुद्री हवाएं जो 40 से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में प्रवाहित होती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है रोरिंग फोर्टीज। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवा, तो चिनूक की हवा कहाँ पर चलती है? आपकी चलती है यूएसए में। तो इससे क्या होता है कि जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। तो इससे आपको एक ये भी क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना चाहिए कि अगर तापमान बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये जो है हवा चिनूक ठंडी है। तो ठंडी और गर्म हवाएं भी आपसे पूछी जाती हैं क्वेश्चन में। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रॉड एरिया में देखा करिए। तो एक क्वेश्चन से आप दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से भी आप सॉल्व हो जाएगा आपका। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है? तो पृथ्वी का जो घूर्णन है इसके द्वारा विचलन हो जाता है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? उनको व्यापारिक पवनें बोला जाता है। पवनों का मौसमी उत्क्रमण प्ररूपी अभिलक्षण है। क्या है? मानसूनी जलवायु जो है उसका प्ररूपी अभिलक्षण है। तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले जो आपका वीडियो स्थानीय हवाओं पे स्टार्ट होगा और आगे जाएगा आगे और चैप्टरों पर। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा होगा।